नमस्कार दोस्तों, आपका लर्नर्स क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में कोशिका चैप्टर को शुरू किया था और इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ उसमें बच गया था उसके आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि केंद्रक में कोशिका का जो केंद्रक वाला भाग होता है इसमें क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, केंद्रिका पाया जाता है, आरएनए होते हैं, जल और कुछ खनिज लवण होते हैं। तो ये क्रोमेटिन धागा जो होता है, ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं यही कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के रूप में परिणत हो जाते हैं, गुणसूत्र में तब्दील हो जाते हैं। क्रोमेटिन धागा जो है कंडेंस होकर के, संघनित होकर के गुणसूत्र का रूप ले लेता है। तो गुणसूत्र से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को यहाँ हम जानेंगे। गुणसूत्र जो होता है इसको आनुवंशिक गुणों का संवाहक कहा जाता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कुछ आनुवंशिक चीज़ें जाती है वो गुणसूत्र के द्वारा ही जाती है। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन धागे से होता है, क्रोमेटिन धागे से। और क्रोमेटिन धागा जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो गुणसूत्र से रिलेटेड कुछ और चीज़ें, गुणसूत्र जो होता है उसकी बनावट कुछ इस प्रकार होती है। इस प्रकार गुणसूत्र जो होता है वो इस प्रकार का दिखता है, जिसमें से इस पूरे को क्रोमेटिड कहते हैं। प्रारंभिक समय में जब गुणसूत्र बनना शुरू होते हैं तब यह क्रोमेटिड सिर्फ एक ही होता है, इसी स्ट्रक्चर में होता है। और कोशिका विभाजन के बाद के चरण में यह जो क्रोमेटिड है यह कॉपी होकर के, डुप्लीकेट होकर के इसी तरह का एक और क्रोमेटिड का निर्माण कर लेता है। इसलिए इसको इधर वाला जो क्रोमेटिड है ये इसका डुप्लीकेट होता है, इसलिए इसको डुप्लीकेट क्रोमेटिड भी कहते हैं। जैसे मनुष्य में कितना गुणसूत्र, मनुष्य में जो है कितना गुणसूत्र होता है, तो वो 46 गुणसूत्र होता है। उसी प्रकार कुछ अन्य जानवरों में जैसे चिंपैंजी में 48 होता है, आलू में भी 48 होता है, तंबाकू में भी 48 होता है, मच्छर में 6 होता है, मक्खी में 12 होता है। तो ये गुणसूत्रों की कुल संख्या है। अब यदि पूछा जाए कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तब हम कहेंगे कि ये 46 का आधा 23 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। मतलब मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। और यदि सिर्फ गुणसूत्र पूछे तो 46। चिंपैंजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र होता है और यदि सिर्फ पूछे गुणसूत्र तो वो 48। आलू में 48 होता है, जोड़ा में पूछे तो 24। तो इसी प्रकार से इसमें यही होता है कि ये जोड़े के रूप में होता है, यहाँ एक और ये इसका जोड़ा दूसरा। तो जोड़ा के रूप में ये एक काउंट होता है और अलग अलग गिने तो ये एक और ये दूसरा। तो ये सब कुछ एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग इसके अलग जो है कि इसका अलग कंपोनेंट राइबोसोम पर आते हैं। राइबोसोम जो होता है वह कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण अवयव भी होता है जो कह लीजिए। तो राइबोसोम जो होता है यह अत्यंत सूक्ष्म संरचना होती है। और यह कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में, यह जो होते हैं कोशिका द्रव्य में, ये जो हरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये कोशिका द्रव्य है। तो ये जो
हरा वाला पार्ट है कोशिका द्रव्य। तो ये हम राइबोसोम जो होते हैं कोशिका द्रव्य में इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। देखिए ये जब जो काला काला दिख रहा है आपको ये राइबोसोम है, तो ये कोशिका द्रव्य में होते हैं। या देखिए एक विशेष प्रकार का संरचना है नलीनुमा, इस पे ये काला काला जो डॉट डॉट दिख रहा है ये भी राइबोसोम्स ही है। तो यह जो है इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो यह जो होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका पर भी होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी उपस्थित होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे उपस्थित होते हैं। पहला ये कोशिका द्रव्य है जो हरा वाला पार्ट है इसमें उपस्थित होता है। फिर आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका है उस पर उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है और लवक में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त जो है यह केंद्रक में भी पाया जाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वह आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और इसका जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। मतलब प्रोटीन संश्लेषण मतलब यहाँ प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम्स में आरएनए पाया जाता है और यही आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। चूँकि यहाँ प्रोटीन निर्माण होता है इसलिए इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम्स में। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। दो प्रकार के होते हैं। यहाँ जो यस जो होता है वो सेडिमेंटेशन रेट होता है। सेडिमेंटेशन रेट कहने का मतलब कि यह राइबोसोम्स के घनत्व को वजन को बतलाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यस जो होता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बतलाता है और यह जो होता है मेनली घनत्व और भार को प्रदर्शित करता है। अब 70S जो राइबोसोम्स होते हैं और 80S। 70S जो राइबोसोम्स होते हैं मुख्यतः प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हमने 5 जगत वर्गीकरण में बताया था। प्रोकैरियोटिक भी होती है, पुरानी कोशिका होती है, अनडेवलप्ड कोशिका होती है, उसमें केंद्रक का अभाव होता है। विभिन्न प्रकार के कोशिकीय अवयव जो होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं। और ये यूकैरियोटिक और जो 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक होता है जो डेवलप्ड कोशिका होती है, उसमें केंद्रक सहित अन्य कोशिकीय अवयव जो होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। तो यह मुख्यतः 80S जो होते हैं यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स के बारे में इतना ही। आगे हमें जानना है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब देखिए अंतःप्रद्रव जालिका, यहाँ जो आपको केंद्रक के समीप ये घुमा घुमा धागेनुमा रचना जो दिख रहा है, यही अंतःप्रद्रव जालिका है। यहाँ और यहाँ ये सभी जो दिख रहा है आपको, ये अंतःप्रद्रव जालिका है। तो इसका नाम से भी थोड़ा समझ में आता है कि जैसे अंतः मतलब अंदर, अंदर कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में, प्रद्रव्य जो द्रव्य में कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें स्थित जालिका, जालीनुमा रचना जो होता है उसे हम अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं। तो अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में हम लोग इसमें आगे जानेंगे। यह जो होती है अंतःप्रद्रव जालिका, यह अत्यंत महीन झिल्लीदार चपटी नलिका युक्त रचना होती है। अंतःप्रद्रव जालिका जो होती है वो अत्यंत महीन होती है और अत्यंत महीन झिल्लीनुमा और चपटी नलिका के समान यह संरचना होती है। और यह जो होती है केंद्रक झिल्ली के संपर्क में होती है। यह जो अंतःप्रद्रव जालिका है, इसका संपर्क जो है केंद्रक से होता है। केंद्रक का जो आउटर सरफेस होता है वो केंद्रक झिल्ली कहलाता है और इसका संपर्क, यह जो है इसका जुड़ाव जो है वो केंद्रक झिल्ली से होता है अंतःप्रद्रव जालिका का। अंतःप्रद्रव जालिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला RER, दूसरा SER। ER का मतलब इसी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट में ER लिखते हैं। तो RER मतलब रफ, एक होता है रफ खुरदरा, रफ मतलब खुरदरा, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक होता है S से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो अंतःप्रद्रव जालिका दो प्रकार की, RER, SER। R मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और S मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम लोग देखते हैं सबसे पहले RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। RER जो होता है, यहाँ जो आपको दिख रहा है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें जो इसके एक तरफ जो है वो दानेदार रचना है। इधर देखिए, इसके एक तरफ जो है वो दानेदार रचना है, रेक्टिकुलम में दाना दाना लगा हुआ है। और यह जो दाना दाना जो दिख रहा है आपको, ये कुछ और नहीं राइबोसोम्स होते हैं। तो RER जो होता है यह खुरदुरा होता है, और यह खुरदुरा सतह इसलिए होता है क्योंकि इसकी सतह पे राइबोसोम होते हैं। इसके सतह पे कौन होते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो RER में रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सतह पे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, और राइबोसोम्स यदि उपस्थित हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो RER में प्रोटीन संश्लेषण होता है। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है या प्रोटीन यहाँ से मुक्त होती है। इसके अंदर जो पतली पतली नलिकाएं होती है उसमें लिक्विड भरा होता है, तरल भरा होता है, और उसी के सहारे जो बना हुआ प्रोटीन होता है उसी के सहारे वो आगे की ओर आता है। तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, चूँकि राइबोसोम्स के कारण प्रोटीन का निर्माण होता है। और दूसरा जो होता है RER, ये हो गया RER। अब दूसरा होता है SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? तो यह जो होता है चिकना होता है, इसकी सतह पे राइबोसोम्स नहीं उपस्थित होते हैं, इसलिए यह चिकना होता है। और यहाँ लिपिड
लिपिड एक तरह से आप कहिए वसा और कोलेस्ट्रॉल। तो वसा और यहाँ लिपिड का संश्लेषण यानी निर्माण होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड यानी वसा और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। तो ये दो तरह का हो गई, पहला RER, दूसरा SCR। RER में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन यहाँ से भी मुक्त होता है, और SCR से लिपिड का निर्माण होता है। अब जो है अंतःप्रदर्भ जालिका में जो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, तब यह अनेक पुट्टिकाओं के रूप में इसे मुक्त करती है। जैसे देखते हैं, इसको यहाँ पे बना करके चित्र के द्वारा आपको हम दर्शाते हैं। जैसे यह जो है जालिका के रूप में। तो जब इसमें प्रोटीन का निर्माण हो जाता है इसके सतह पे राइबोसोम से, जब इसमें प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो इसके अंदर जो लिक्विड है इसी के सहारे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और यहाँ जब आते हैं तो यह छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में उभर करके इसमें से प्रोटीन को रिलीज करते हैं, इसमें से प्रोटीन को रिलीज करते हैं। और इसके बाद हम लोग यह जो प्रोटीन होता है रिलीज हो जाता है, तब जा कर के एक और संरचना कोशिका में पाई जाती है। यहाँ देखिए, इस संरचना को हम लोग गोल्जी उपकरण कहते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण। यह गोल्जी उपकरण जो है इसी के जस्ट नीचे रहता है, इसी के बगल में रहता है। और इसका क्या कार्य है? ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। यह भी नलीनुमा रचना होता है इस प्रकार। यह जब प्रोटीन को रिलीज करता है तो इसमें भी पुट्टिकाएं, वेसिकल्स इसी को कहते हैं, पुट्टिका कोई वेसिकल्स कहते हैं, इनके द्वारा निर्माण किया हुआ प्रोटीन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है अपने आप में, और फिर से इसका जो है प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है। प्रोटीन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया, उसके द्वारा यह पुट्टिका वेसिकल्स के द्वारा यह रिलीज कर दिया, प्रोटीन को रिलीज कर देता है। और उसे रिलीज किए हुए प्रोटीन को यह गोल्जी उपकरण एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करती है, उसको अन्य रूपों में तब्दील करती है। और इसको अन्य रूपों में जब तब्दील कर लेती है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके यह भी वेसिकल्स के सहारे, पुट्टिकाओं के सहारे इसको रिलीज कर देती है। तो यह गोल्जी उपकरण जो है इस प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है। जो प्रोटीन अंतःप्रदर्भ जालिका के द्वारा बन गया, उसी प्रोटीन को यह जो है गोल्जी उपकरण उसी का ट्रांसफॉर्मेशन करके अलग रूपों में, अलग एंजाइम्स के रूप में उसको कन्वर्ट करती है। जैसे यह जो प्रोटीन बना, इस प्रोटीन में इसके अंदर जो मौजूद शुगर है, तो प्रोटीन और शुगर मिलकर के प्रोटीन और शुगर को एक नए पदार्थ में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसे ग्लूकोप्रोटीन कहते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन और लिपिड को नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है या गोल्गी उपकरण, उसको कहते हैं ग्लूकोलिपिड। कहने का मतलब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को रिलीज करता है, और उस प्रोटीन को ये ग्रहण करता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे एंजाइम्स या दूसरे कंपाउंड में कर देता है। उसी प्रकार अब जब दूसरे कंपाउंड में कर देता है, उसके बाद इसको पुट्टिकाओं या वेसिकल्स के सहारे, ये जो है पुट्टिका है, यह भी जो है पुट्टिका के रूप में, यानी आप कहिए कि छोटा छोटा थैली बना करके, गोला बना करके इसको रिलीज कर देता है। तो यह गोल्जी उपकरण और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह दोनों एक साथ ही होता है यहाँ पे। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं यह कभी कभी जो है इसका फैलाव जो होता है केंद्रक झिल्ली से तो ये अटैच होता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली से कभी कभी इसका फैलाव
कोशिका झिल्ली तक होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका पूरा फैलाव होता है। और कभी कभी जो है कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो यहाँ तक नहीं रहते हैं, बीच तक ही रह जाते हैं। और यह जो गोल्गी उपकरण है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही रहेगा, क्योंकि दोनों का काम जो है एक साथ होता है, दोनों का काम एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता, इसलिए दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने दो चीज़ देखा, दो अवयव देखा इसका, एक अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा गोल्गी उपकरण। तो इसमें हम फिर आगे बढ़ते हैं। गोल्गी उपकरण की जो खोज थी उसका गोल्गी उपकरण की खोज जो थी उसको एक वैज्ञानिक ने था, उस वैज्ञानिक ने इसे खोजा था और उनका नाम जो था कैमिली गोल्जी। तो इन्हीं के नाम पे जो है कैमिली गोल्जी, इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम गोल्गी उपकरण पड़ा। अब आते हैं एक अन्य अवयव लाइसोसोम। लाइसोसोम भी जो होता है वह अत्यंत छोटा सूक्ष्म जो होता है वो कोशिकीय अवयव है। यह अत्यंत सूक्ष्म कोशिकीय अवयव है। अब जब यहाँ हम देखें कि गोल्गी उपकरण जो है इसमें प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसफॉर्मेशन करके अलग अलग कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करता है और उसको अलग अलग पुट्टिकाओं या गोल नुमा संरचना में रिलीज करता है। तो उसी गोल्गी उपकरण जो है उसी गोल गोल पुट्टिकाओं के रूप में लाइसोसोम को भी रिलीज करता है। यानी आप कह सकते हैं कि लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्गी उपकरण से ही होती है। इसकी उत्पत्ति से होती है। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्गी उपकरण से होती है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो वो गोल्गी उपकरण, यदि गोल्गी उपकरण और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों साथ में हो तब दोनों उत्तर दोनों कंबाइन होगा, लेकिन यदि सिर्फ गोल्गी उपकरण हो तो वो गोल्गी उपकरण पर टिक लगाएंगे। तो लाइसोसोम जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कोशिकीय अवयव होता है, इसकी उत्पत्ति गोल्गी उपकरण से होती है। यह जो होता है इसमें कोशिका के विभिन्न अवयवों को पचाने वाला एंजाइम होता है। इसमें यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह इसमें कोशिकीय अवयव को पचाने वाला या नष्ट करने वाला एंजाइम होता है। राइबोसोम में कोशिका के विभिन्न अवयवों को पचाने के लिए, उसको नष्ट कर देने की क्षमता रखने वाला एंजाइम मौजूद होते हैं लाइसोसोम में। इसलिए यह जो है विभिन्न प्रकार के बेकार पड़े नष्ट हो गए अवयवों को क्या करता है, वो पचा देता है, गला देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम, और इसी वजह से इसमें जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो पूरी कोशिका को भी खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर का जो एंजाइम है वो विभिन्न प्रकार के कोशिकीय के अवयव को नष्ट कर सकता है, और यदि वो फट गया, यदि ये लाइसोसोम फट गया तो पूरा का पूरा कोशिका को ही खत्म कर देगा। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके जो कार्य होते हैं लाइसोसोम के कार्य, यह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को पचा करके उसको नष्ट कर देता है, और यह क्या करता है कि कोशिका के अंदर आए हुए बड़े कणों इत्यादि को क्या करता है, उसका पाचन कर देता है।
कोशिका के अंदर जो बेकार पड़ गए हैं अवयव जो किसी काम के नहीं है, उनको पचा करके यह पूरी कोशिका को साफ रखने का कार्य करता है। तो इसके कार्य में आएंगे, यह अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। यह कोशिका को साफ भी रखता है। कोशिका में यदि किसी तरह का गंदगी फैला हुआ है, कुछ वैसे इसमें अवयव आ गए हैं जो कोशिका के लिए ठीक नहीं है, या बड़े कुछ बाहर से कुछ बड़े कण आ गए हैं, तो उसको पचा करके उसको नष्ट करके यह पूरी कोशिका को साफ रखने का कार्य करता है। यह कोशिका को साफ रखता है। तो यह जो है लाइसोसोम का कार्य। लाइसोसोम की जो खोज थी उसको एक वैज्ञानिक ने किया था, इनका नाम है डी डुबे। यह भी कभी कभी पूछ सकता है कि लाइसोसोम जो है इसकी खोज किसने की, तो डी डुबे। यह आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इसके अंदर विभिन्न अवयवों को पचाने का, गलाने का क्षमता रखते हैं। और कभी कभी यह फट जाता है। यदि लाइसोसोम किसी वजह से नष्ट हो गया, फट गया कोशिका के अंदर, तो इसके अंदर के मौजूद जो एंजाइम होते हैं वो पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को पचा करके उसको नष्ट करना, बाहर से आए हुए बड़े पदार्थ या अनयूजफुल पदार्थ को नष्ट करके, पचा करके कोशिका को साफ रखना। तो यह जो लाइसोसोम है, और लाइसोसोम जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? गोल्गी अपरेटस से। तो इतना ही लाइसोसोम में। कोशिका के अगले अवयव के रूप में हम लोग तारकाय को पढ़ेंगे। तारकाय जो होती है वो बेलननुमा रचना होती है। यह जो है बेलननुमा संरचना होती है और यह कोशिका में केंद्रक के पास पाया जाता है। यहाँ देखिए, ये जो संरचना दिख रही है यही तारकाय या सेंट्रोसोम के नाम से जानी जाती है। और यह बेलननुमा रचना होती है और यह जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसके जो खोज करता है वह बेबरी है। इसके जो खोज करता है वो बेबरी है। और इसी तारकाय में छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। जिसे इस तारकाय में एक या दो या कुछ कण जो है छोटे छोटे मौजूद होते हैं। इसको सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं वो छोटे छोटे कण के रूप में मौजूद होते हैं, जिसमें से रेशे के समान, तंतु के समान संरचना निकली होती है, जो समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम कोशिका विभाजन में देखेंगे। और मुख्य रूप से जो मुख्य इसका अवयव था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, धन्यवाद। और आपका कुछ मदद हो पाया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें सेल से संबंधित कुछ और बातें होंगी, कुछ और जानकारी डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।